जय हिंद। सफलता हमेशा त्याग मांगती है भाई, और धैर्य बना करके रखो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। बस उम्मीद रखो, खुद पे विश्वास रखो, खुदा पे यकीन रखो, एक दिन जरूर अच्छा होगा। आज दिन खराब है तो ऐसा नहीं कि सब दिन खराब ही रहेगा, और उम्मीद के साथ लगे हुए रहो। आज हमें पता है कि आज दीपावली का समय है, बट फिर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार लड़कों का कोई त्योहार नहीं होता है। उनके ऊपर एक माथे का धब्बा लगा हुआ रहता है ना, बेरोजगार का, जो बहुत अंदर से तकलीफ देती है हर बेरोजगार को। ऐसा नहीं करें कि एक ही हो, हर बेरोजगार को यही तकलीफ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समाज के बहुत ताने सहने पड़ते हैं उनसे। क्या देखा, क्वेश्चन बोला गया है, देखा समानता द्रव ऊंचे तल से नीचे, जैसे में कोई भी द्रव जो होता है, जैसे में ऊपर से क्या होता है कि नीचे की ओर आता है, लेकिन जो कहा गया है क्वेश्चन ना कि कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ठीक है। तो जैसे में कोई भी द्रव है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो देखिएगा जल है तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। पेट्रोल है तो वो भी ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन हीलियम की अगर बात कर देते हैं तो हीलियम क्या होता है, जैसे में सबसे हल्का गैस होता है, लेकिन द्रव हीलियम की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या होता है, नीचे से क्या हो जाता है, हल्का ऊपर जाता है। तो यही एक आंसर आपको मेरे सामने है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम यानी आईपैक नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ब्यूटेन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्यूटेन के दो गो क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन की अगर बात करते हैं तो एक क्या होता है, तो एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है क्या, तो कहे कि नॉर्मल ब्यूटेन, और एक क्या होता है, तो कहे कि आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है। आइसोब्यूटेन होता है। अब दोनों चीज को पहले देख लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज और हम बता देते हैं यहाँ पे कि जिसमें एक कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगर मेरे पास में एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहे कि मिथ बोलेंगे, ठीक है। दो कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, ठीक है। मिथ, इथ, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, 5 रहेगा, फिर इस तरह 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 तक। अब इतना काफी है, इनफ है इतना, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं, पहला को मिथ, दूसरा को इथ, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि पेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो हेक्स, इसको हेप्ट, ठीक है, ओक्ट, इसको नोन, इसको डेक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है वो इससे क्या कर सकते हैं, आपको लिखने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब ये याद रहेगा तभी लिखा पाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे आपको 4 गो कार्बन यहाँ पे दिख रहेगा, बस यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। देखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन में 4 गो क्या बोलते हैं, तो ब्यूटेन बोलते हैं, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। बट बात यहाँ पे हो रहा है आइसोब्यूटेन का, तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, ये आइसोब्यूटेन है। तो इसका आईपैक नेम पूछा गया है, तो आईपैक नेम लिखे कि सबसे पहले हम उस तरफ से कार्बन को गिनते हैं और लंबी श्रृंखला को गिनते हैं जिस तरफ से ब्रांच नजदीक में पड़े। तो देखिएगा कहीं से भी गिनिए इसका ब्रांच, जैसे मैं एक इधर से गिना, 2, 3 इधर से भी पड़ रहा है, दूसरे स्थान पर मेरा ब्रांच है। ये मिथाइल है जो दूसरे स्थान पर है कि नहीं है, तो हाँ दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर इधर से हम देख रहे हैं, इधर से गिने 1, 2 और 3, इधर से भी मिथाइल जो है आपका कितना पे है, तो कहिए कि दूसरे पर है। तो बस दूसरे पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2, और क्या होगा, तो मिथाइल, 2 क्या हो गया, तो मिथाइल, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो कहिए कार्बन की संख्या मेरे पास में 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं, तो 3 को बोलते हैं प्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3, तो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं हो गया, किस तरीके से आप लिख रहे हैं जो समझ में आ गया। तो देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला गया, 2 मिथाइल प्रोपेन कहीं पे है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में मेरा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। बेसिक चीज आपका कंप्लीट रहेगा तो क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में आसानी होगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक। आगे देखिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के खोए घूमते रहते हैं, ठीक है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। देखिएगा सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। जैसे में क्या था ना कि जैसे में डाल्टन आए थे, डाल्टन ने क्या बोला था, देखिएगा डाल्टन ने बोला था कि देखिए भैया ये परमाणु जो है, ये परमाणु है, सबसे पहले तो इसको हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे वैज्ञानिक आते हैं, वो इसके अंदर ही क्या कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर लेते हैं। तो इसका साफ साफ जाहिर हो गया कि परमाणु जो है ये विभाज्य
है। डॉटल जो बताया था कि अविभाज्य है तो खत्म हो गया, यानी वो तो रद्द हो गया, क्योंकि इसी के अंदर जैसे में एक नाभिक होता है, कोई भी परमाणु है तो उसमें नाभिक होता है, और इस नाभिक में क्या होते हैं तो कहीं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये बात किसने कहा था, तो कहे कि ये तो कहे थे ये रदरफोर्ड ने कहा था, तो कहे कि हाँ ये रदरफोर्ड ने कहा था। बट जिस टाइम खोज हो रहा था तो उस टाइम के वैज्ञानिक एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि अच्छा ये एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षा में क्या कर रहा है, तो कहे कि चक्कर लगा रहा है, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। ये सब कौन बताए थे, तो ये बताए थे आपको रदरफोर्ड। तो और सब वैज्ञानिक थे जो देखिएगा विद्युत गतिकी के नियम की अगर हम बात कर देते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक लॉ की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज अगर गति कर रहा है तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एनर्जी खत्म हो जाएगी, जैसे में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, घूम रहा था, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा खत्म हो जाएगा, और ऊर्जा खत्म हो जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु जो होगा वो तो अस्तित्व विहीन है। तो कैसे ये हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये है जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसको सत्यापित कीजिए, सिद्ध करके बताइए। तो यही रदरफोर्ड ना बता पाए थे। रदरफोर्ड इस बात को ना बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं कैसे, ये तो नहीं बता पाए थे, ये तो खाली नाभिक में बता करके चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, लेकिन फिर और सब वैज्ञानिक पूछ रहे थे कि कैसे घूमता है भाई, बताओ हमको। तो फिर उसी के बाद में क्या था कि एक प्लांक कांस्टेंट जो आया था, ठीक है, तो उसमें क्या, जिसमें प्लांक के नियम में क्या बताया गया था, कि बताया यही गया था कि कोई भी जो आपको पदार्थ है वो सतत रूप से ये ऊर्जा का या ऊष्मा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन लगातार नहीं करता है, वो क्या करता है, असतत रूप से करता है। क्या, असतत रूप से। असतत रूप से बोले तो मतलब लगातार नहीं, ठीक है। तो अब एक फार्मूला दिए थे, E बराबर क्या, तो एच न्यू, यही दिए थे ना, जहां पे एच आपका क्या है, तो कहे कि प्लांक नियतांक है, आई एनर्जी है, आई आपका क्या हो जाएगा, न्यू, ये आपका आवृत्ति हो गया, ठीक है। अब ये जो बताए थे, ये कौन बताए थे, तो ये प्लांक बताए थे। अब इसी का सहारा लेकर के यही 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 इसी का प्लांक के नियम का सहारा लेकर के एक व्यक्ति आते हैं, कौन, तो कहे कि बोर, नील्स बोर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कहते हैं क्या कि देखो भैया, वो रदरफोर्ड जो बोले थे ना कि परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बात सही है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता ना है वो सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है, यानी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। किसमें चक्कर लगाता है, तो कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये निश्चित कक्षा में कौन बोले थे, तो कहिए कि ये बोल रहे हैं, बोर साहब बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, ये बोर साहब बोले थे। और इन्होंने ये भी बताया था कि एक खास कक्षा, और खास कक्षा कौन होगा, अगर उसका कोणीय संवेग यानी mvr की अगर हम बात कर देते हैं तो nh/2 के अगर इक्वल होगा तो उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में, यानी अगर इसका हम पहला नाम दे देते हैं, ये वाला कक्षा का नाम हमने पहला दिया और इसका हमने दूसरा दिया, ठीक है। अगर बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में अगर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का क्या करके आएगा, त्याग कर देगा, ठीक है, ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग करेगा। और अगर बाहर से यानी अब बाहर जाएगा, यानी पहला से दूसरा कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये बात बोले थे कौन, तो नील्स बोर बोले थे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको बार बार भूल जाते हैं, तो हमने सोचा कि एक बार हम तरीके से बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये बात बोले थे कौन, तो कहे कि नील्स बोर साहब व्यक्ति है जो बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे, एक बार फिर से देख लीजिए। बोले थे यही कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षा में क्या होता है, तो कहे कि चक्कर लगाता है। तो कौन सा ऐसा निश्चित कक्षा होगा, तो कहे कि जिसका कोणीय संवेग यानी mvr बराबर nh/2 के इक्वल होगा, उसी कक्षा में क्या होगा कि ये चक्कर लगाएगा। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या जे थॉमसन ने बताया था कि कैसे चक्कर लगाते हैं, सो तो नहीं, तो अब हम बताते हैं, ठीक है। जे थॉमसन हो गए, अरे भैया ये तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे ना, ये तो बतावे नहीं किए थे, ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो खत्म हो गया। चैडविक, अरे भैया ये कहां से आ जाएंगे, ये तो न्यूट्रॉन के खोज किए थे। रोएंटगेन तो एक्सरे के खोज किए थे। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोर, या ऑप्शन से भी आप छाट सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पर।
और जब एक कक्षा में जब घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, एक जिसमें एक कक्षा में घूमता है, तो वो क्या करता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ऊर्जा का ह्रास कब हो रहा था, जब इधर से इधर आ रहा था तो इधर से उधर, इधर बाहरी कक्षा से अंदर आ रहा था तो ऊर्जा का त्याग कर रहा था, और अंदर से बाहर जा रहा था तो ऊर्जा को गेन कर रहा था। अब वही कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा, और वो सतत लगातार अपना क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात कर देते हैं तो 3 दिसंबर को हुआ था। तो 3 दिसंबर कब, तो 1984 को हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था कि एक कंपनी था, कंपनी का नाम क्या है तो पूछा जाता है, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, तो कहिए कि यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। अब ये यूनियन कार्बाइड जो है, ये यूनियन कार्बाइड कहाँ की कंपनी थी, तो ये अमेरिका की कंपनी थी। ठीक है, अब ये अमेरिका की तो कंपनी थी, तो इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो कहिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था, रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया था, तो रिसाव हो गया था। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, साइनाइड का रिसाव हुआ था, तो इसी वजह से काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कंपनी, यूनियन कार्बाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। पानी का शुद्ध पीएच मान, पानी का पीएच मान तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना होता है, तो 7 होता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पर टाइम बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, क्या बोला गया कि जब पीले फास्फोरस को यानी P4 को, ठीक है, किसके साथ संयोग करवाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब संयोग करवाते हैं, तो देखिएगा ये सब जो रिएक्शन है इसको आप याद कर लीजिए तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि अब ये रिएक्शन याद कीजिएगा फिर वहां पे भूलिएगा तो फिर मिस प्रिंट होगा, मिस होगा, फिर लगेगा यार। इससे अच्छा है कि आप इसको, क्योंकि रिएक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा, तो रिएक्शन याद कीजिएगा तो उतना उतना कीजिएगा, तो अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं याद कर करके, क्योंकि और भी हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, और बेसिक चीज इसमें आप कितना टाइम दीजिएगा, ठीक है ना, तरीके से आप समय को देखते हुए कि कौन चीज पे हमको कितना टाइम देना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो इसकी अगर बात कर देते हैं तो ये क्या होता है, यानी पीले फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब संयोग करता है तो कौन सा जहरीली गैस बनाता है, तो जहरीली गैस की अगर बात कर देते हैं तो ये फॉस्फीन बनाता है। इस गैस का नाम क्या है, तो कहिए कि फॉस्फीन। ये फॉस्फीन गैस जो है ये क्या है, तो कहिए कि जहरीली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि वह समूह के 18 तत्वों को कहा जाता है। देखिएगा 18वें ग्रुप की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18वें ग्रुप में कौन कौन से है, तो क्या है, काफी बार हमने बताया है कि 18वें ग्रुप के तत्व को क्या बोलते हैं, तो कहिए कि अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस या इसको क्या बोलते हैं, तो इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, फिर इनर्ट गैस बोलते हैं, फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को शायद नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 18वें ग्रुप के तत्व की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो 18वें ग्रुप की अगर हम तत्व की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो कहिए कि हेने आवा कारी, ठीक है, ऐसे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम बात कर देते हैं रेडॉन, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी सबसे कम मात्रा में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी नहीं पाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या, क्रिप्टन की, और सॉरी आर्गन की बात कर लेते हैं, तो ये आर्गन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कितना परसेंट, तो 0.93% पाया जाता है, और ये रेडॉन नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लौटा जो है आर्गन, ये आर्गन क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना परसेंट, तो 0.93%। अब ये 18वें ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्षार धातु की बात किया जाता है तो जो पहले ग्रुप में जितने भी है ना, पहले ग्रुप में जितने भी जो तत्व आते हैं, हेलिना, करे, रब से फरियाद, ये वाला याद है ना, तो ये तो सबको पता होगा। ये सभी के सभी जितने भी इसमें धातु हैं वो सभी के सभी क्या कराते हैं, क्षार धातु कराते हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं क्षारीय धातु, तो जो दूसरे ग्रुप में जो है ये वाला याद होगा ना कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ये जो है ये क्षारीय धातु है। ठीक है, अगर हैलोजन की अगर बात कर देते हैं तो हैलोजन में तो पता है कि 17वें ग्रुप के जो तत्व है, तो 17वें ग्रुप के तत्व कौन कौन से हैं, तो कहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है ये सभी के सभी ये हैलोजन
तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें से आयोडीन की अगर हम बात कर देते हैं तो ये क्या है, तो कहिए कि अधातु है, ठीक है। अधातु होते हुए भी इसमें क्या है, तो कहिए कि धातु जैसा चमक होता है। कैसा चमक होता है, तो कहिए कि धातु जैसा इसमें चमक होता है। किसमें, तो कहिए कि आयोडीन में। ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, ये अधातु है लेकिन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में। और ये दोनों कौन सी अवस्था में, तो कहिए कि गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर तो हमें मिल गया। आगे देखते हैं अगले पर। क्या बोला गया है कि एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण, तो इसमें कोई ग्रुप है और उसके हम गुण को कैसे बता सकते हैं, क्या परमाणु संख्या से? बिल्कुल नहीं। परमाणु संख्या से कैसे, जैसे आप सोच करके देखिएगा, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो देखिएगा 11 होता है तो कैसे हम कर सकते हैं, अगर 2, 8 और 1, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैग्नीशियम की कितना होता है, तो 12 आता है, 2, 8 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर देते हैं, सल्फर की बात करें तो सल्फर का कितना होता है, तो कहीं की 16 होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 2, 8 फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यानी सब लास्ट में जितने, यानी लास्ट ऑर्बिट में, यानी लास्ट कक्षा में जितने जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी के आधार पर हम संयोजकता निकालते हैं, ठीक है। और संयोजकता के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, उसका गुण निर्धारित करते हैं किसी भी तत्व का। अगर कैसे, अगर हम बात कर लेते हैं 1, 2 और 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि वो धातु है। यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो अंतिम कक्षा में 1, जैसे में अभी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है ना सोडियम का, ये सोडियम का है ना, तो अंतिम कक्षा में 1 है तो इसको क्या है, ये धातु है। अंतिम कक्षा में 2 है मैग्नीशियम, तो क्या ये है, धातु है, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो 4 रहेगा अंतिम कक्षा में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहिएगा उसको बोलेंगे हम उपधातु, उसको क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 5 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 7 रहेगा, ठीक है, तो अब 8 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5, 6, 7, 8, 7 तक रखिए, ठीक है। अगर इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो कहिए कि अधातु बोलते हैं। अब जैसे में हम अभी समझाते हैं, हम क्लोरीन का ले लेते हैं, तो क्लोरीन का क्या होता है, तो कहिए कि 2 होता है, 8 होता है, 7 होता है। तो देखिएगा कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहिए कि 7 को इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, तो क्लोरीन धातु है कि अधातु है, कि भैया ये तो धातु है। देखिए समझ में आ रहा है ना। तो किसके आधार पर हम निकाल रहे हैं, यानी संयोजकता के आधार पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर 1 से 3 तक है तो संयोजकता वही होगा, और जैसे ही 4 से बढ़ेगा तो 8 में से घटाना हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसी आधार पर हम निकालते हैं। तो ऑप्शन पर देखिए, एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर हम लोग निकाल रहे हैं क्या, देखिए संयोजकता के आधार पर निकाल रहे हैं, यानी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसका संयोजकता हो जाता है, और उसी के आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है ना। एक 4 वाला में एक याद रखिएगा, अपवाद में वो कौन रहता है, तो ये अपवाद में रहता है कार्बन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, तो कहिए कि ये अधातु है, जैसे मैं इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा परमाणु का आकार, ये परमाणु का आकार कहां से हो जाएगा, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसके आधार पर गुण को हम डिसाइड कर सकते हैं, संयोजकता के आधार पर। देखिए संयोजकता कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, तो कहिए कि धातु। 4 है तो उपधातु, एक क्या कार्बन को छोड़ कर देखिए कार्बन अधातु है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उपधातु लगा दीजिएगा कि अंतिम कक्षा में इसको 4 को इलेक्ट्रॉन, ये अपवाद है। 5, 6, 7 रहेगा तो वो अधातु है, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो मिल गया। आगे देखते हैं अगले में क्या बोला गया है कि इथाइल एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है। अब चलिए देखते हैं एसिटिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तब क्या बनाता है, इसे मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्या बोला गया है कि इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH है, ठीक है। अब शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, तो CH3COOH किस, और उत्प्रेरक के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है H2SO4, ठीक है। तो क्या बनता है, यही पूछा है ना। तो देखिएगा क्या बनता है, सो यहाँ पे दिखाते हैं। देखिएगा ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये वाला, और ये जो OH देख रहे हैं, इसके साथ संयोग कर लेगा, ठीक है। और इसके साथ संयोग करने के साथ में क्या बना देगा, तो कहे कि H2 यानी जल बना देता है। अब C2H5 बच गया, तो कहे कि हाँ भैया C2H5 तो बच गया, ठीक है, C2H5 बच गया। और यहाँ पे ये बच गया CH3 C डबल, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अभी हमने चर्चा किया था कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक अल्काइल की अगर हम बात कर लेते हैं, अल्काइल,
अल्काइल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो CnH2n+1 होता है। अल्केन अल्कीन एगो अल्काइन होता है, ध्यान रखिएगा, एक अल्काइन होता है, जो H2n-2 होता है वो नहीं, अल्काइल हम बोल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1। अब देखिएगा इसी के आधार पर ये है, तो इसी के आधार पर ये फिट है। देखिएगा तो 2 कार्बन है, तो C2 2 दूनी के 4 1 5 H5, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो कहिए कि मिथ इथ बोलते हैं। और इथ तो इसको क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये इथाइल हो जाएगा। ठीक है, आइल हो गया ना, तो अब इसको क्या बोलेंगे, तो कहिए कि ये इथाइल हो गया। ठीक है, ये इथाइल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इथेनोइड। इसको क्या बोलते हैं, तो इथेनोइड, इथेनोइड। तो बस समझ में आ गया कि क्या बन रहा है, जल भी बनेगा और इथाइल एथेनोइड भी बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में कहा मिल रहा है, एसिड कहीं बन रहा है जी, तो कहेंगे एसिड तो कहीं नहीं बना है, इसको काटिए। ईथर कहीं नहीं बना है, इथाइल एथेनोइड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। अरे अभी तो हमने देखे, कौन बताए थे, तो बोर साहब बताए थे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा हमको पैदा करना है तो किसके लिए, कोयला तो होगा नहीं, ऑक्साइड तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आसान क्वेश्चन है। सिरके नींबू दही में पाया जाता है, तो देखिएगा सिरका की अगर बात कर देते हैं तो सिरका क्या होता है, अम्ल होता है। नींबू भी बात करते हैं तो ये भी अम्ल है। दही में आपको लैक्टिक अम्ल भी देखने को मिलता है, यही है। तो इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन, अच्छा ईंधन समझते हैं, आदर्श ईंधन क्या होना चाहिए। जैसे में सबसे पहली बात है कि वो सस्ता होना चाहिए, दूसरी बात है कि वो प्रदूषण ना फैला ज्यादा, और तीसरी बात क्या है कि उसके अपशिष्ट ज्यादा मात्रा में ना निकले। ठीक है, जैसे में आपकी बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को सस्ता ईंधन, सॉरी सस्ता बोल रहे हैं, ये आदर्श ईंधन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अवशिष्ट काफी कम मात्रा में, मतलब नहीं बचते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में काफी मात्रा में उष्मा भी देता है। फिर इसके बाद में जैसे में सौर ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन से होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप कोई भी ईंधन की अगर बात कर रहे हैं आदर्श में, जो सस्ता पड़े वही मेरे लिए आदर्श है। ठीक है, अब महंगा है तो वो आदर्श बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब देखिएगा तो ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन में क्या बोला गया है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता है, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला, बिल्कुल ये भी सही है, उच्च ऊष्मीय मान वाला, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। निम्न में अधातु पहचानिए। अब आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। कोबाल्ट एक धातु है, लोहा धातु है, सोडियम धातु है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मीथेन के अणु में, मीथेन के देखिएगा, ये मीथेन है, तो मीथेन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो कितने को इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो कितने बंद है, तो कहे कि एकल बंद इस सब में लगे हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तब एक में दिखाई पड़ रहा है केवल एक आबंधन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी में ये 2 बंधन नहीं, 3 बंधन नहीं, एक वाला बिल्कुल नहीं। आगे देखिएगा, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 12 है। द्रव्यमान संख्या समझते हैं, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब ये परमाणु संख्या है, अब ये द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या की बात करें, जैसे नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती ना है, जितने भी नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहे कि द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहे कि द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और किसके, प्रोटॉन की संख्या को। अब देखिएगा बोला क्या गया है कि द्रव्यमान संख्या कितना है, 32 है, तो 32 फिट कर लीजिए ऊपर में, 32 फिट कर दिए, यानी द्रव्यमान संख्या बोला है, द्रव्यमान संख्या ऊपर में लिखा आता है ना, नहीं समझ रहे हैं। जैसे में कार्बन को लिखते हैं 6 12, तो ये क्या है, तो कहे कि द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में ये आपको परमाणु संख्या हो गया। ठीक है, नाभिक में इतना ही होता है ना। और फिर उसके बाद की बोला गया है कि परमाणु की संख्या 16 है, तो 16 लिख लिए। और क्या बोला गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन बराबर कैसे निकालते हैं, तो ये 32 में से आप 16 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, बायोमास है, ठीक है, ऊर्जा, एक मिनट, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी तो है भाई, तो खत्म हो गया। गोबर गैस ये भी है, खत्म हो गया। परमाणु ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजकता
देखिएगा परमाणु संख्या 14 है तो निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और बच गया कितना, तो 4 हो जाएगा। सिलिकॉन का होता है ना, सिलिकॉन के 14, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, क्या बोला गया है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य, जैसे में कोई तत्व, समस्थानिक पहले समझ जाते हैं। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक की अगर बात करते हैं तो जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। जिसकी क्या होती है, तो कहे कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, तो समान। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात कर देते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो कहिए कि ये भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो कहिए कि ये भिन्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं ऑप्शन पर चलते हैं। उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, हो सकता है, लेकिन हम आगे चलते हैं। उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, इसको तो बेदर्दी के साथ पहले काटिए। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, परमाणु संख्या समान होती है, यहाँ पे देखिए समान है, ये भी खत्म हो गया। उस तत्व के वे परमाणु, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, देखिएगा बिल्कुल ये सही है, लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इससे ज्यादा हमको इसमें क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको साफ साफ बता जा रहा है कि परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इससे ज्यादा सुटेबल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। आसान क्वेश्चन है, उबालिएगा तो सूक्ष्म जीव को नष्ट हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। नहीं पूछा गया क्वेश्चन। निस्यंदन हो सकता है, लेकिन हम आगे देखते हैं। क्लोरीनीकरण करेगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परावैज्ञानिक, अरे भाई तो खत्म कर देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे छान किएगा, तो छानिएगा तो क्या जीवाणु जो होगा वो भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी उसको फिर से हम दोबारा नहीं बना सकते, यही ना होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसको फिर से हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, कागज को जलाइएगा, तो कागज को जलाने के बाद में क्या फिर से वही कागज बना सकते हैं, तो ना भैया बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यही आगे, लेकिन हो सकता है, आगे देखते हैं। नरम लोहे का चुंबकित होना, बिल्कुल अगर चुंबकित हो गया है, जैसे में इलेक्ट्रिक के थ्रू उसको हम क्या कर रहे हैं, चुंबकित कर लिए हैं, फिर इलेक्ट्रिक हटा देंगे तो वो जैसे नॉर्मल अवस्था में था वो भी हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। तो हमें पूछा क्या गया है, रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर घोलाना, तो बिल्कुल भौतिक परिवर्तन हो गया। जल में बर्फ को घनों का बनाना, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए। पोटेशियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र है, यानी किसका, ये इसका नाम क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, तो पोटेशियम। देखिएगा, अगर कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, आप सोच कर देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन यहाँ पे आसान ही डाले हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन आसान आते थे, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आजकल थोड़ा सा महंगा कर दिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिएगा इस तरीके से ऑप्शन से भी कोई बच्चा छाट देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, यानी कौन सा गैस है जो वायु में प्रदूषण नहीं फैलाता है, यही है। तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों है, ये वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण है, ये दोनों को दोनों वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, धुआं तो बिल्कुल फैलाता है, ये भी प्रदूषण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण है, तो अभी हमने देखा कि सल्फर के ऑक्साइड और किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो सभी के सभी क्या है, वायु प्रदूषक है। केवल नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं। अरे भैया, केवल नाइट्रोजन थोड़े नहीं होगा, हम लोग के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। अगर प्रदूषण आता तो समझते हैं हम लोग निपट जाते कब। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक नहीं है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का ये गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, यस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए, न्यूट्रॉन के खोज करता तो कौन, चैडविक। काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हैं, इस पे हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब NO2 कोई न लगा दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, इसीलिए हमने लिखा। इसका आंसर हो जाएगा 2। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है। सोडा लैम्प क्या है, देखिएगा सोडा लैम्प की बात किया जाता है तो ये किसका किसका मिश्रण है। सोडा लैम्प की अगर बात कर देते हैं तो सोडा लैम्प मिश्रण किसका है, तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका, तो कहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किसका, और किसका है, तो कहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। किसका है, तो कहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है।
ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई। देखिएगा कोई भी यौगिक, जैसे में अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा ठीक है, जैसे में कोई भी यौगिक है तो यौगिक किससे, जैसे में क्या होता है कि जैसे में एक परमाणु है, पहले इस चीजों को समझिएगा, इसमें क्वेश्चन में इसमें आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। कोई परमाणु है तो ये परमाणु में भी क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब फिर इसके बाद क्या होते हैं, तो कहिए कि अणु बनते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन अगर हम एक लिखे तो क्या है, तो कहिए कि ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये कहिए कि आप तत्व है, यानी परमाणु है, ठीक है, तत्व है, ठीक है। अब यही लिख देते हैं तो क्या ये अणु है कि नहीं, तो कहिए कि हाँ ये अणु है, यानी ऑक्सीजन के ये अणु है, यानी परमाणु के संयोग से बनता है। ये किससे बनता है, परमाणु एक दूसरे से जब जुड़ता है, क्योंकि परमाणु के बाद क्या बनता है, तो अणु बनता है, और अणु के बाद ही आपको कोई चीज और बनता है, ठीक है। तो जब परमाणु मिलते हैं तो उसके बाद ही आपको क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। और क्या बोला गया है, और अणु से क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, कोई भी यौगिक। अब यौगिक में क्या होता है, किसी दो चीजों का मिश्रण होना चाहिए, सॉरी मिश्रण बोल दिए, क्या होना चाहिए, जिसमें एक मिश्रण और यौगिक में तो समझते हैं क्या होता है, जो इसमें आप बता देते हैं। मिश्रण एक होता है और एक क्या होता है, तो कहिए कि ये क्या आपका यौगिक होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मिश्रण में क्या है ना कि जैसे में वो भी मिक्सर होता है दो चीजों का, ठीक है, लेकिन इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। निश्चित क्या कहते हैं कि अनुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन इसमें निश्चित अनुपात होता है। इसमें क्या होता है, तो क्योंकि निश्चित अनुपात होता है, किसमें, तो यौगिक में, ठीक है। अगर बात कर देते हैं कि यौगिक में इसका सूत्र होता है, बट इसका मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, तो काफी ज्यादा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। उस तरीके से आप छाट दे देता है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है, तो इसी तरीके से आप छाट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो अब तो क्लियर तो हो गया होगा कि अब क्या हो सकते हैं। अब यौगिक है तो यौगिक किसी दो तत्वों का मिश्रण है। अब जब दो तत्वों का मिश्रण है तो तत्व कैसे बनेगा, परमाणु से फिर बनेगा अणु, अणु से फिर क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, अणु से फिर तो आपका क्या बनेगा, तत्व बनेगा, और तत्व से फिर आपका क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो किसका होना चाहिए, अगर तत्व बोल देता यहाँ पे, अगर तत्वों के लघुत्तम बोल देता, तत्वों के अगर लघुत्तम बोल देता तब हम परमाणु लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें बोला किसका है, तो हमें बोला है भैया यौगिक का बोला है। तो जब यौगिक का बोला है तो यौगिक का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो कहे कि यौगिक का जो लघुत्तम होगा ना तो वो अणु होगा, क्या होगा, तो अणु होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अणु होगा। हमने फिर उसके बाद में हमने सर्च भी किया था तो अणु ही दे रहा है, ठीक है, परमाणु नहीं देता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। खत्म हो गया क्या भाई, चलिए खत्म हो गया, 1 2 3 4। तो वीडियो यहीं तक था। देखिए वीडियो कैसा लगता होगा भाई जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है, और कुछ अगर सुधार करने की जरूरत होगा तो जरूर बताइएगा, हम जरूर सुधार कर लेंगे उसमें। और बताइएगा कि अगर कुछ कमी है तो भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि चैनल छोटा है तो लगता है कि यार पता नहीं क्या, लेकिन हम वीडियो रेगुलर डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बीच करते हैं, हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो जरूर बताइएगा, और बस उम्मीद के साथ लगे हुए रहिए, एक न एक दिन जरूर आपके पक्ष में परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी दिन आपके विपरीत ही परिणाम आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं, अरे हम सभी भगवान के बच्चे हैं, वो हम लोग के साथ में क्यों नाइंसाफी करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा। हाँ देर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि नाइंसाफी कर देंगे, पूरा यकीन है जरूर मिलेगा। खुदा पे यकीन रखिए, जरूर मिलेगा, और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोसने से अच्छा है भाई कि मेहनत कीजिए, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। और बस आपको खुद से कॉपी कलम पे मेहनत कीजिएगा, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आप चमकिएगा, निखार आप में उतना आते जाएगा, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।